जो इसमें स्पेसिफिक एतराज़ वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर कानून में है तो वो है 3 दिन आप आज़ाद उम्मीदवार को देते हैं। अगर यही करना था तो फिर दोबारा 3 दिन दे दिया जाता है कि वापस जाएं 9 फरवरी को, 3 दिन के अंदर डिसाइड करें आज़ाद उम्मीदवार। ये 15 दिन कहाँ से आ गए? इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब ने भी और आज़म नज़ीर तारड़ ने उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ब्रीफिंग नहीं ली इस केस के ऊपर, क्योंकि अगर वो आखिरी 4 दिनों की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनसे अवेयर होते या उनको देखा होता उन्होंने, और आप तो चूँकि वहाँ पे हर पेशी के ऊपर आप खुद जाते हैं, तो असल आपको याद होगा कि आखिरी जो 3 पेशियाँ थीं वो तो थी ही इन सवालों के ऊपर कि आखिर ये नशिस्तें जानी किसको जी और किस तरीके से जानी है। और आपको याद होगा कि ये फैसले से 4 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये फार्मूला बताया था कि फिर तो बेस्ट तरीका यही है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास वापस भेज दिया जाए और इलेक्शन कमीशन जो है अफ्रेश डिसाइड करे, क्योंकि जो सवाल हुआ वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस नुक्ते के ऊपर शायद राना सनाउल्लाह साहब ने जजमेंट नहीं पढ़ी, क्योंकि इस नुक्ते के ऊपर जो है वो फायज ईसा साहब और मंदोखेल साहब भी इस नुक्ते के ऊपर वाजे हैं कि ये पीटीआई को जानी है। और उन्होंने फ़र्क सिर्फ ये है कि मंदोखेल और फायज ईसा साहब कह रहे हैं कि जो 39 सीटें जिनके ऊपर पीटीआई के फॉर्म लिखा हुआ था उस हिसाब से सीटें दे दी जाएं उनको, और बाकी जजेस कह रहे हैं कि जो 41 लोग बाकी हैं उनको भी ये मौका दिया जाए कि वो सिलेक्शन कर ले। जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर 11 जजेस जो हैं वो मुत्तफिक हैं। तो पहली बात तो ये। अच्छा, अब ये कहना, ये जो 2 बातें अब ये कह रहे हैं बार बार, एक तो कह रहे हैं कि पीटीआई पार्टी नहीं थी तो उसको आपने कैसे सीटें दे दी, और दूसरा कि 15 दिन आपने क्यों दे दिए। अब पहली बात तो ये हुई कि इलेक्शन, अच्छा टू बी फेयर विद पीटीआई की तो कोई लीगल स्ट्रेटजी कोई नहीं थी, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम हैं क्या। जो ये क्वेश्चन पैदा हुआ वो हुआ इलेक्शन कमीशन के वकील के आर्गूमेंट से। इलेक्शन कमीशन ने वकील ने ड्यूरिंग द आर्गूमेंट्स फायज ईसा साहब को ये बताया कि आप ही के फैसले की वजह से हमने तो पीटीआई को ट्रीट नहीं किया पार्टी, एंड फायज ईसा साहब एक्चुअली टेकन अ बैक। उन्होंने कहा लेकिन मैंने तो ये फैसला नहीं दिया कि आप पीटीआई को जो है वो पार्टी ना गर्दाने। और ये जो बहस है फिर आखिरी 4 की, ये जस्टिस फायज ईसा साहब के इन रिमार्क्स के बाद कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है, ये बहस चली। और जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक और ये सब लोग जो थे, इन्होंने फिर कहा कि अब इलेक्शन कमीशन की गलती की सज़ा क्या जो मेंबर है और अवाम है उनको दे दी जाए, और क्या जो कौमी असम्बली है उसको रिफ्लेक्टिव नहीं होना चाहिए ऑफ दी पब्लिक ओपिनियन, यानी अवाम ने जिसको वोट दिए हैं उसको नज़र आना चाहिए ना नेशनल असम्बली में कलर। अच्छा, ये बहस हो रही थी। अब उसके ऊपर जो ये बात तो 13 के 13 जजेस जो है, आप चूँकि प्रोसीडिंग्स में थे, आपने देखा कि 13 के 13 जजेस जो हैं इस पर मुतफिक थे कि इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट का मर्तकब हुआ, उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन की और इलेक्शन उन्होंने बहुत ही बदतरीन तरीके से कराए। इसके ऊपर तो इत्तफाक है 13 के 13 जजेस हैं। अब जब ये तय हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रिटेशन की, तो फिर जो मंसूर अली शाह साहब ने और ये जो जजेस थे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जब आ गया कि जी असम्बली में वो उसको रिप्रेजेंट होना चाहिए जिसका वोट है। अब फायज ईसा साहब समेत सारे जजेस ने कहा कि नहीं, हम तो पीटीआई को बैन हमने नहीं किया। अब पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी बन गई इस फैसले के बाद। जब वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई और उसको वोट मिल गया तो इलेक्शन कमीशन के पास ही जाना है ना, उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेजना था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उधर भेज दिया। अब 3 दिन के बजाय 15 दिन इसलिए दिए कि जो इलेक्शन एक्ट है वो बताता है कि कम से कम 11 दिन का प्रोसेस चाहिए नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह जमा कराने में और वो उसको जो है वो करने में। चूंकि पूरा प्रोसेस पहले नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया तो 15 दिन जो है वो उनको दिए। 3 दिन दिए जाते हैं जब नॉर्मल इलेक्शन हो चुका होता है, नॉमिनेशन पेपर। लेकिन इसमें भी साहब इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना, इलेक्शन तो हो चुका है। ये जो लिस्ट सबमिट करानी है ना वो फ्रेश है ना, उसकी स्क्रूटनी होनी है ना, जो लिस्ट सबमिट होनी है उसको देखना है ना जजेस ने, इलेक्शन कमीशन ने, उसके लिए तो जो टाइम फ्रेम इलेक्शन एक्ट में है वही जजेस। अच्छा, इसमें अब चूंकि पीटीआई ने भी अपनी लिस्ट जमा करानी है कि ये हमारे लोग थे जिनको हमने जो बैक बाय अस थे पीटीआई जी, अब उसमें वो लोग जो लाहौर में जैसे वसीम कादिर हैं वो चले गए हुकूमत पे, तो क्या डिफेक्शन क्लॉज की जद में नहीं आएंगे वो?
नहीं देखो, क्योंकि वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े और पार्टी चेंज कर। अच्छा, मॉरली तो जाहिर है कि उन्होंने बड़ी की है, लेकिन लीगली सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे 41 लोगों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक, इनको कहा, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद की, उन्होंने पिटीशन खारिज कर दी, उन्होंने इन 41 लोगों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये लोग इलेक्शन कमीशन में जाके अपने फॉर्म्स सबमिट करवाएंगे। अच्छा, अब पहला हुकूमत ने हरबा ये किया कि उन्होंने कहा कि हम सबको हर्ड बना लें और हम इनको शामिल ना होने दें। आज का जो फैसला हुआ ना, ये जो बौखलाहट है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक ना बनने की वजह से भी हुई है। अच्छा, अगर बड़ा में लोग नहीं टूट रहे, लोग नहीं ना टूटे, तो उन्होंने तो जमा करा दिया। मेरा ख्याल है इस वक्त तक 38 लोगों ने जमा करा दिया, जो है वो तो जमा करवा दिया। वो दो तीन लोग जो बाहर हैं, बस वो 3 लोग जो हैं वो बाहर हैं, वो भी ज़ाहिर आके करा देंगे। अब ये एक और मसला बन गया कि उन्होंने फॉर्म सारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए। अब उसके बाद समझ नहीं आ रही कि क्या करें। तो अब इन्होंने इसको रोकने के लिए, जो अगेन फ्रेंकली मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, कि सारी पीटीआई भी आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक उस जिद में पड़ गए, क्या हो गया कि पीटीआई को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट वो डिक्लेयर कर चुकी है, एंड दैट दे हैव सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड बाय 11-2। सिर्फ 2 जजेस हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अपील किया है, फायज ईसा साहब और मंदो खेल साहब और मंसूर अली शाह साहब और अतमिन लाइक। अब इसमें होगा क्या? ये फैसला तो इम्प्लीमेंट होना है, अगर रिव्यू में चले जाएं तो क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन रुक जाएगी? नहीं, रिव्यू में तो चले गए ना वो। हाँ, चले गए, बट रिव्यू के लिए अब 13 जजेस अवेलेबल नहीं है। हाँ, छुट्टियां, वो सारी छुट्टियों पे चले गए हैं। तो ये रिव्यू लगेगा मेरा ख्याल है कोई सितंबर अक्टूबर तो में। ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा फैसला उससे पहले? ज़ाहिर फैसला के लिए तो 10 दिन है। और ये जो ज़ाहिर पार्टी को बैन करने वाला प्रोसेस है, ये भी महीनों चलेगा। ये भी महीनों तो वो पीटीआई वाला, तो फिर पीटीआई तो फिर आ जाएगी पार्लियामेंट में, फिर क्या करेंगे? पार्लियामेंट में तो आ जाएंगे। तो फिर फवाद साहब, आपको याद होगा पिछले साल जब उमर बंदयाल साहब फैसले करते थे, उस फैसले को कोई नहीं मानता था और वो वक्त हमने देखा गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके ख्याल में क्या इस बात का इम्कान को मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुकूमत अपनी कोई इंटरप्रिटेशन देके ना करे? बिल्कुल, जो आज हुआ है ना, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि ये तो आखिरी उस तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, बट इस वक्त प्रॉब्लम फिर इससे क्या होगा? हाँ। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो अदलिया की और जो जंग है हुकूमत की, इंतज़ामिया की, वो एक बिल्कुल नए सतह पे चली जाएगी। क्योंकि मैं यही तो प्रॉब्लम जो शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए ना, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग है तमाम स्टेट ऑर्गन्स के ऊपर, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती तो इसका मतलब है मुल्क में आइन ख़त्म हो गया। जब आइन ख़त्म हो गया तो फिर आप क्या करें? या इमरजेंसी लगा देंगे या क्या करेंगे? बट आप आइन में तो फिर नहीं ना रह सकते। नाउ द प्रॉब्लम इज, बंदयाल साहब का तो ये था कि बंदयाल साहब एक्सट्रीम पे तो नहीं जा रहे थे ना, उन्होंने कोई अपनी इलेक्शंस के लिए फैसले दे रहे थे, फैसलों में लिख भी रहे थे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर अमल दरामद नहीं लेकिन होगा। उन्होंने इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ नहीं ना किया। वो बैठ जाते थे, फिर लंबी डेट कर देते थे, ये कर देते थे, और फिर 13 जजेस नहीं थे। बंदयाल साहब का प्रॉब्लम ये भी था कि प्रोबेबली अगर वो फुल कोर्ट बुलाते थे तो आपको पता है वो उधर दूसरी तरफ हो जाता था या उलट जाता था, या उनके साथ उस तरह से जजेस नहीं थे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये नॉट ओनली दीज लाइक 14-15 जो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट्स जो हैं वो आपके इस बयानिए के ऊपर उसकी जद में आती हैं। क्योंकि देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा एक्शन लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रोके, वो तो अपनी हाई कोर्ट्स के लिए लिया है ना। तो अब हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं, और ये जो आप देखिए ट्राइब्यूनल्स का जो कर रहे हैं, ये आलिया नीलम साहिबा को जो कह रहे हैं, वो भी हाई कोर्ट के जजेस हैं। और हाई कोर्ट के कौन से जजेस हैं? अब आप लाहौर रहे हैं इतना, साहब को पता है कि वो जजेस हैं जो कि एक्चुअली बैकबोन है लाहौर हाई कोर्ट की। जी हाँ। ये कह रहे हैं उनको हटा दें। तो मेरे अपने ख्याल में, ज़ाती ख्याल में, जस्टिस आलिया नीलम के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो इन जजेस को रिप्लेस कर दें, बिकॉज हाई कोर्ट को भी चलाना है ना। तो प्रॉब्लम इनका इस वक्त जो है, बंदयाल साहब का तो था कि बड़ी थोड़ी तादाद में जजेस उनके साथ थे, बट यहाँ पे तो पूरी एक इंस्टीट्यूशन एक तरफ हो गया। तो इट विल हैव अ सीरियस। काजी फैसल साहब पर इमरान खान के अदम एतमाद का इजहार इस मौके पर आकर करने की वजह क्या वही है कि एक टेरियन वाइट वाला केस पहुंच गया, एक साइफर वाला केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया? ये दो वजूहात हैं। एक मेरा ख्याल है एक टिफ तो चल रही है पहले, और वो हो ही रहा है,
और लेकिन अब ये रेलिवेंट हो गया है। अब फायज ईसा साहब को भी अपने इंस्टीट्यूशन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मतलब फायज ईसा साहब ने अल्टीमेटली जो है वो तो फिर मेजॉरिटी जजेस के साथ ही खड़े हो गए ना, ये प्रिंसिपल मान के। शुरू में अगर उनके रिमार्क्स देखें, उनकी चीजें देखें, वो तो बिल्कुल और थी, लेकिन जब जजमेंट आई तो उन्होंने अपना फैसला जो है वो इंस्टीट्यूशन के साथ। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि वो ये जो सीटें हैं वो हुकूमत को देने का फैसला करेंगे। बिल्कुल, और लग भी रहा था, जो लोग जा रहे थे कह रहे थे कि फायज ईसा साहब तो उधर ही हैं जी, वो तो यही हो रहा था। बट अल्टीमेटली फायज ईसा साहब ने और मंदो खेल साहब ने एक दरमियाना रास्ता निकाला, वो ना इधर ना उधर का, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो प्रिंसिपल है वो इंडोर्स कर लिया जो जस्टिस मंसूर अली शाह दे रहे थे। अब यहाँ जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, नाउ द प्रॉब्लम राइट नाउ इज, सच्ची बात यह है कि पूरा इंस्टीट्यूशन एक तरफ खड़ा है और ये एग्जीक्यूटिव जो है वो इधर खड़ी है। सो इट हैज़ अ डिजास्टरस इफेक्ट फॉर पाकिस्तान। अब एक तो देखिए ना, गवर्नमेंट अनपॉपुलर बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। शहबाज शरीफ और ये सारे जो लोग हैं इस वक्त, इनकी कोई सियासी वक़्त नहीं है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त जो है वो, मैं कहता हूँ, आसमान तोड़ के ऊपर गई हुई है। ऊपर से जुडिशल सारा इंस्टीट्यूशन जो है वो आप कर रहे हैं। तो पहले जिस तरह से पीटीआई को एक चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी कि ये भी खिलाफ वो भी खिलाफ, ये भी सबसे, अब ये उल्ट हो गया। अच्छा, आपने ये कहा अभी कि पीटीआई की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। क्या स्ट्रैटेजी नहीं थी पीटीआई की? हमें तो, मुझे जो समझ आया कि सलमान राजा साहब शायद इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही हमें तस्वुर किया जाए, हम उस वक्त ज़माने में पीटीआई आज़ाद नहीं होना चाहते, क्योंकि उससे फिर बहुत एक नए महाज खुल जाते। तो आपके ख्याल में क्या कमी थी? नहीं, देखिए, जब मैं जेल में था और जब ये इलेक्शन हुआ, मैं ख्याल 12-13 को मुझे मौका मिला था, मैं यहाँ बाहर आया इधर अदालत में, तो मैंने वहाँ पे भी ये बात कही कि देखिए, जो तहरीके इंसाफ के ऊपर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं किया हुआ, ना ही आर्टिकल 17 की कोई प्रोसीडिंग्स हुई हुई हैं। सिंबल लेने से पार्टी ख़त्म नहीं होती, लिहाजा तहरीके इंसाफ को कतई तौर के ऊपर किसी सेक्रेटेरियन कलर की पार्टी में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपना पार्लिमानी ग्रुप जो है वो अनाउंस करें। और इलेक्शन कमीशन ने तो पहले भी कोई पीटीआई के हक में फैसला नहीं दिया, अब भी नहीं दिया। आप इसी को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं और सुप्रीम कोर्ट से आपको मिलेगा। सो पहली गलती तो पीटीआई ने वहाँ पे की, जब इन्होंने पहले MWM और इसके चक्कर में पड़ गए। और ठीक है आपकी बात कि वो इलेक्शन कमीशन के खौफ से ही और इलेक्शन कमीशन से की वजह से ही उन्होंने किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से तो आपको फाइट आउट ही करना था और आपने सुप्रीम कोर्ट में ही जाना था। तो एक तो वहाँ पे जो है, फिर दूसरी गलती ये की कि यहाँ पे जब आपने पिटीशन की तो आपने फॉर्मल पार्टी भी नहीं बनाया पीटीआई को, जो बनानी चाहिए थी। लेकिन तीसरी फिर ये तो खुशकिस्मती हुई कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं उन्होंने एक बड़ा, आई वुड से कि मदद कर दी और वो सारा जो है वो केस खुल गया। इलेक्शन कमीशन के वकील कह रहे हैं कि जी हमारा फैसला बिल्कुल सही था, जो सिकंदर ने वहां पे खड़े होकर कहा कि हमारा फैसला बिल्कुल सही था और हमने आपके फैसले की बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन। ये तो बाद में भी कहा उन्होंने इस फैसला आने के बाद, उन्होंने यही कहा ना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसले वाले दिन तमाम सहाफ़ियों को जो इलेक्शन कमीशन के हैं उनको एक स्टेटमेंट जो है वो अपनी तरफ से ज़राए से चलाने के लिए दी, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने तो किसी पार्टी को बैन ही नहीं किया था, ये हमने तो बिल्कुल सही तशरीह की। तो भाई अपने वकील को भी बता देते फैसला आने के बाद जो बता रहे हो तो पहले ही बता देते। तो उसकी वजह से ये केस फिर सारा खुल गया इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।